नमस्कार, आप देख रहे हैं RD24। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है गुहार छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ट्रेनों का विवाद, मजदूरों का विवाद जो है वो ट्रेनों पर आकर रुक रहा है। लेकिन सवाल अब ये सामने आ रहा है कि सीएम भूपेश बघेल और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के ट्वीट वॉर से, ट्वीट के माध्यम से उठा यह विवाद अपने शबाब पर पहुंच चुका है। बात और विवाद तक जा पहुंची है। दरअसल विवाद की शुरुआत हुई सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट के माध्यम से, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र से मजदूरों को वापस लाने के लिए 30 ट्रेनों की मांग की गई थी, जिसके लिए नकद भुगतान भी किया जा चुका है। लेकिन केंद्र सरकार ने महज 14 ट्रेनें देकर पल्ला झाड़ लिया है और अब इस पूरे मामले पर पक्ष और विपक्ष के बीच श्रमिकों को लेकर पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। तो वहीं दूसरी ओर यदि हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी का कहना है कि अगर मजदूरों की लिस्ट प्रदेश सरकार के पास है तो उसका खुलासा करे, कहां से कितने मजदूर आने हैं वो उसकी जानकारी सार्वजनिक करे और फिर केंद्र सरकार मदद नहीं करती तो उस पर आरोप लगाए जा सकते हैं। ऐसे समय में जहां इतना बड़ा संकट है वहां एक विवाद की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास वो कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने मेरी जानकारी में इसके पहले 28 ट्रेनें मांगी थी, फिर अभी 2 और ट्रेन करके 30 ट्रेनों की बात हुई है, जिसमें 23 ट्रेनों की अनुमति मिली थी, बाकी की तो अनुमति भी अभी नहीं मिली है। और ट्रेनें तो आ रही हैं लगातार, रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। किस संदर्भ में पीयूष गोयल जी ने ये कह दिया, ये मैं नहीं समझ पा रहा। देश के जिम्मेदार मंत्री को सच बयानी करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 30 श्रमिक ट्रेन चलाने के लिए मांग भी किया, आवश्यक राशि भी जमा कर दिया और बार बार अनुरोध पत्र भी दिया गया। लेकिन अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उनको खुद के अपने विभाग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है या वो राजनीतिक आधार पर बयानबाजी कर रहे हैं। बयान राजनीतिक पूर्वक है तो आप सार्वजनिक कर दीजिए। हमने इतनी ट्रेन मांगा है, यहाँ पे इतने मजदूर है, यहाँ से उनको लाना है, सार्वजनिक करिए ना। इसमें लुका छिपी की क्या बात है, क्या राजनीति है इसके अंदर में? आप सार्वजनिक करिए कि यहाँ पे हमको बेंगलोर से हमको 200 लोगों को लाना है, 1200 लोगों को लाना है, 1500 लोगों को लाना है, पूना से लाना है 600-700 लोगों को, तो हमारे को ट्रेन चाहिए। अब मांगिए ना, उसके लिए सार्वजनिक करके मांगिए। तो उससे जो है अनेक लोगों के पास जो सूचना है वो भी आपको सूचना देंगे कि ये फंसे हुए हैं, इन लोगों को जो है वहां पे सम्मिलित किया जाए करके। क्योंकि उनको बगैर टिकट के बैठने नहीं मिलेगा, बगैर अनुमति के ट्रेन में बैठने नहीं मिलेगा, वो छूट जाएंगे। तो फिर उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? तो जितना सार्वजनिक करेंगे उतना अधिक लाभ होगा। तो यदि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का यह कहना है कि सार्वजनिक आपको करना चाहिए तमाम बातें जो है मजदूरों को लेकर। लेकिन यदि छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो कि कोरोना वायरस के दौर में नजीर बनकर सामने आया है। कम ही सही लेकिन लगातार मरीजों के मिलने का सिलसिला जरूर जारी है। लेकिन उसके उधर है यदि हम बात करते हैं मजदूरों की, तो मजदूर भी लगातार छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में सरकार की ये कोशिश है कि कई ऐसी ट्रेनें हैं जो कि चालू की जाएं और उन ट्रेनों के एवज में जो मजदूर बाहर हैं उन मजदूरों को जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ पहुंचाया जाए। हम सीधे रायपुर स्टूडियो की ओर चलेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय मैं आपका उनसे करा देता हूं। हमारे साथ नितिन भंसाली जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आप छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी से। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उचित शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का स्वागत है RD24 में। सबसे पहले उमेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने नजर आ रही है मजदूरों को लेकर। 30 ट्रेनों की मांग की गई थी, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 14 ट्रेनें ही क्यों भेजी गई? देखिए सुनील जी, निश्चित तौर पे यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। ये अपने ही प्रदेश के मजदूरों को लाने के विषय को लेकर के एक तरफ तो केंद्रीय रेल मंत्री निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं छत्तीसगढ़ समेत दिगर राज्यों से, और उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस प्रकार के राजनीतिक ट्वीट करते हैं। यह समझ से परे है। इसको प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है सुनील जी। अगर इस प्रक्रिया को गहराई से हम अगर समझने का प्रयास करें तो मांग करने में और स्वीकृति देने में एक बड़ा अंतर होता है। और श्रमिक स्पेशल ट्रेन की मांग करने और उसको स्वीकृति देने को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिन राज्यों से श्रमिकों को लाना है उस राज्य की स्वीकृति की आवश्यकता होती है और
साथ ही साथ जिस राज्य में उन श्रमिकों को लेकर के आना है उस राज्य की भी स्वीकृति देनी आवश्यक होती है। एक तरफ तो भूपेश बघेल जी की सरकार यहाँ पर 30 ट्रेनों की बात करती, फिर 14 ट्रेनों की बात करती है, और मेरे जानकारी के मुताबिक केवल 10 ट्रेनों को छत्तीसगढ़ राज्य ने यहाँ पर स्वीकृति देने का काम किया है, और बाकी के ट्रेनों को वह स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे हैं, इस बात का जवाब इस छत्तीसगढ़ सरकार को देना चाहिए। और स्वीकृति के खेल में छत्तीसगढ़ सरकार तो खुद ही केंद्र से जवाब मांग रही है कि जितनी ट्रेनों की बात की गई थी उतनी ट्रेनें तो यहाँ पर आई नहीं, उसकी भी आधी ट्रेनें यहाँ पर पहुंची है। मैं इसके जवाब में आपके पास आगे लूंगा, लेकिन नितिन जी पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। नितिन जी, आप ज्यादा बेहतर तरीके से कांग्रेस का पक्ष यहाँ पर रख सकते हैं, समझाइए कि आखिर 30 ट्रेनों की मांग की गई थी तो 14 ट्रेनें ही क्यों पहुंची? अभी आपकी डिबेट शुरू होने से पहले मैं आदरणीय सांसद सुनील सोनी जी की बाइट देख रहा था। वो कह रहे थे कि सार्वजनिक क्यों नहीं करते। अरे भाई, सारा तो सार्वजनिक कर दिया है। कितनी ट्रेन मांगी है, कितने लोग फंसे हुए हैं, कितना रुपया जमा किया है। इन्होंने मजदूरों को मजबूर बना दिया है। देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने मजदूरों को मजबूर कर दिया है। हर तरफ से देखिए आप, एक तो बिना प्लानिंग के जो लॉकडाउन घोषित किया गया, इसका खामियाजा आज इस देश में देख रहे तो हर नागरिक और मजदूर वर्ग सब भुगत रहे। कोई भी ऐसा वर्ग कोरा नहीं है जो कि इस अनप्लानिंग लॉकडाउन की वजह से परेशानियां न झेल रहा हो। अब ये कहते हैं भाई 30 ट्रेनें हमने मांगी, हमने उसका पूरा वो भी विवरण भी दिया। थोड़ी देर पहले ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी से और मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से वो जारी भी हुई है, विज्ञप्तियां भी जारी हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि हमने 30 ट्रेनों की मांग भी की है, उसके बाकायदा पेपर्स हैं, और इनको झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इनके बड़े नेता तो झूठ बोलते ही हैं, इनको भी वही ट्रेनिंग शुरू से दी जाती है कि किस तरीके से जुमलों को आपको जाकर चैनलों में जाकर किस तरीके से बोलकर झूठ को सच साबित करना। ये कहते हैं ट्वीट किया भूपेश बघेल जी ने। अरे भाई, ट्वीट तो पहले पीयूष गोयल जी ने किया, उन्होंने बयान दिया। बड़ी शर्म की बात है ये कि 30 ट्रेनों की हम मांग कर रहे हैं, इन्होंने कहा हम पैसा नहीं देंगे। पैसा भी राज्य सरकार ने 1,17,00,000 रुपया रेलवे डिपार्टमेंट में जमा करवाया है, 30 ट्रेनों की मांग की है और 14 ट्रेनों की इन्होंने अनुमति दी है। इसके बाद में ये कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। चलिए, सवाल तो एक बार फिर वही सामने आ रहा है कि सिर्फ 14 ट्रेनों की बात यहाँ पर की गई है, और ऐसे में यदि हम मजदूरों की बात करें जो कि सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे में आखिर वो मजबूर कहाँ जाएंगे? वो ऐसे मजदूर हैं जो मजबूर हो चुके हैं, कहाँ जाएंगे? क्योंकि यदि हम बीवी बच्चों की बात करें, उनके तो परिवार को लेकर वो सड़कों से आ रहे हैं, लेकिन सवाल आखिर यही सामने आ रहा है कि यदि सरकार ही उसको अनदेखी करेगी तो आखिर आने वाले वक्त में उनका क्या होगा? सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उचित शर्मा जी। शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, यदि नगद राशि जमा कर दी गई है, 30 ट्रेनों की मांग की गई है, तो आखिर केंद्र 30 ट्रेनें क्यों नहीं भेज रही हैं? आधी ट्रेनें भेजी गई हैं। अब ऐसे में सवाल ये सामने आ रहा है, उन मजदूरों का क्या होगा जो कि इस वक्त फंसे हुए हैं लॉकडाउन में? देखिए सुनील जी, जिस प्रकार से केंद्र सरकार काम कर रही है, इनके पास मुझे जो लगता है कि उनके पास कोई रूट मैप नहीं है मजदूरों के लिए। बड़े बड़े लोगों के लिए जो रूट मैप था उनको हवाई जहाज से ला चुकी, लेकिन मजदूरों के लिए रूट मैप कोई इनके पास है नहीं कि किस प्रकार से काम करे। रहा केवल ट्रेन से लाने ले जाने के बाद, तो ये दोनों ही सरकारें एक दूसरे के पाले में अपनी बातें डाल रही है। हकीकत ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास ये डेटा नहीं है कि हमारे मजदूर कहाँ किधर में है, कितने मजदूर किस स्टेट में काम कर रहे हैं। ये किसी भी छत्तीसगढ़ क्या, मैं समझता हूँ किसी भी सरकार के पास ये डेटा नहीं है। अगर ये सोचते हैं कि डेटा देने से या ट्रेन के अप्रूवल देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो क्या मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक हो गया क्या? वहां तो केंद्र में भी भाजपा सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन की यहाँ कुछ कमी लगती है। मजदूरों के बारे में ना केंद्र सोच पा रहा है, और रहा राशि की बात, तो राशि छत्तीसगढ़ सरकार ने जमा कर चुकी है। सवाल ये उठता है कि केंद्र कितना सीरियस है मजदूरों को मूवमेंट में। बिल्कुल उनके पास किसी भी तरीके का प्लान नहीं है। रास्ते में आप रोज देखिए मजदूर जो पैदल चल रहे हैं, गरीबों से ट्रक वालों की जो आजकल ट्रक चलने लगे हैं, तो उसमें बैठ के लिफ्ट मांग के चले जा रहे हैं। अदरवाइज 8 लेकिन उचित शर्मा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन वो ट्रक वाले भी प्रत्येक मजदूर से तकरीबन 3,000 रुपए का किराया ले रहे हैं सर। नहीं, मैंने सड़कों पे जमीन पे काम कर रहा हूं सुनील जी। मैं माफी चाहूंगा, आपकी बात को मैं काट रहा हूं कि देखिए बहुत कम परसेंटेज के लोग ट्रक वाले वैसे हैं
ज्यादातर लोग उनको फ्री ऑफ कॉस्ट और मुफ्त में ले जा रहे हैं, वो भी एक हेल्प कर रहे हैं। हम लोग रोक के उनको खाना खिला रहे हैं, वो दे रहे हैं, उनको रास्ते के लिए भी भोजन दे रहे हैं। ट्रक वाले और पैसेंजर खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ट्रक वाले हमसे बिल्कुल पैसे नहीं लिए। हाँ, इसका रेशियो आप जो बोल रहे हैं वो सही हो सकता है, लेकिन 10 से 15% लोग ट्रक वाले वैसे होंगे जो चार्ज कर रहे हैं। जी देखिए, ये मौके का फायदा सभी उठा रहे हैं, चाहे व्यापारी हो चाहे नेता हो। लेकिन सर ये मौके का फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन इंसानियत नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती सर? यदि हम मजदूरों की बात करें, खाने को पैसे नहीं है, रहने को घर नहीं है सर, और उनसे यदि 3,000 रुपए लिए जाएंगे तो आखिर कैसे वो पेट पालेंगे और कैसे वो अपने घर तक पहुंचेंगे? मैं आपको सर रोकना चाहूंगा, पहले उमेश जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। राज्य सरकार ने इस विषय में भी मैं बताना चाहूंगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा, पहले सही मुद्दे पे बात आई है। पहले उमेश जी, ये भगवान राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से आ रहे मजदूरों के खाने की, पीने की और उनको जिस राज्य में जाना है उस राज्य की सीमा तक छोड़ने की, परिवहन तक की व्यवस्था की है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यदि आप चाहें तो खुद उचित जी अभी कह गए थे कि वो सड़कों पे देख रहे हैं, तो मैं ये भी बता दूं कि उनका घर जिस रोड पे पड़ता है उसके आगे ही हमने एक सेंटर बनाया हुआ है, जहां पर सारे लोगों की, आज ही हम बात करें हमारा का क्षेत्र में, चलिए बिल्कुल सर, बिल्कुल से लेकर उनको, पहले मैं उमेश जी से जवाब ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। उनको बिल्कुल सीमा तक के छोड़ा। उमेश जी, मुझे आप ये बताइए कि चौथा लॉकडाउन भी शुरू होने वाला है, चौथा लॉकडाउन भी शुरू होने वाला है और मजदूरों के लिए हवाई चप्पल भी नहीं। उमेश जी, चौथा लॉकडाउन शुरू होने वाला है और ऐसे में यदि हम मजदूरों की बात करें जो कि अभी भी सड़कों पर हैं, क्या व्यवस्था की जा रही है? क्या ये कहा जा सकता है जो दूसरे देशों में पढ़ रहे हैं बच्चे हैं, जो वहां काम करने वाले लोग हैं, उन्हें तो हिंदुस्तान लाया जा रहा है, लेकिन जो हिंदुस्तान का आम मजदूर है जो परेशान हो रहा है, उन्हें लाने के लिए सरकार के द्वारा क्या व्यवस्थाएं नाकाफी नजर आ रही हैं? देखिए सुनील जी, मैं नहीं समझता कि व्यवस्थाएं नाकाफी हैं। यहाँ पर राज्यों के कोऑर्डिनेशन और राज्यों की स्वीकृति और मांग का विषय है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मांग और सर 30 ट्रेनें मांगी गई हैं, 1 करोड़ 17 लाख रुपए, 1 करोड़ 17 लाख रुपए जमा कर दिए गए हैं। अभी जमा कर, दूसरी तरफ सुनिए सुनील जी, दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने पर्याप्त ट्रेनों की व्यवस्था की है। मोदी जी ने 1200 ट्रेन रिजर्व करके रखे हैं और उसके बावजूद भी अगर राज्य स्वीकृति नहीं देंगे तो किस प्रकार से व्यवस्थाएं बहाल होगी। और स्वीकृति के पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, क्वारंटाइन सेंटर है, स्वास्थ्य की पर्याप्त व्यवस्था है, उस तमाम मापदंडों के आधार पर राज्यों को स्वीकृति के लिए यहाँ पर बाध्य किया गया है। और जिस प्रकार से भंसाली जी यहाँ पर कह रहे हैं, तो मैं तो इनसे कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखते रहते हैं। शेष जो ट्रेनें बची हुई हैं उनकी स्वीकृति के लिए एक पत्र लिख दें। मैं तो खुले तौर पर चुनौती देता हूं, एक पत्र लिख दें, आपके हमारे राज्य के तमाम मजदूर सही सलामत ट्रेनों में छत्तीसगढ़ राज्य तक पहुंच जाएंगे। और इस छत्तीसगढ़ सरकार, अरे सर, जब 30 ट्रेनें मांगी गई हैं तो 30 ट्रेनें क्यों नहीं मिली, ये बताइए ना। सड़क मार्गों से सुनील जी कंप्लीट। उमेश जी सवाल यह है कि 30 ट्रेनें मांगी गई हैं तो 30 ट्रेनें क्यों नहीं पहुंची, पहले इसका जवाब दे दीजिए आप। मैं उसका जवाब दे रहा हूं सुनील जी, मांग और स्वीकृति में एक बड़ा अंतर होता है। 30 ट्रेनें मांगना मतलब आपने मांग की है, लेकिन आप उन ट्रेनों को आने की स्वीकृति कब देंगे? अगर आप स्वीकृति नहीं देंगे तो दिगर राज्यों से ट्रेन कैसे पहुंचेगी? उसका उदाहरण पिछले दिनों गुजरात के अंदर में 2 ट्रेनों को स्वीकृति के बाद भी छत्तीसगढ़ राज्य ने रोका रखा और छत्तीसगढ़ प्रदेश के मजदूर घंटों घंटों उस ट्रेन में परेशान होते रहे। इस बात की जवाबदारी कौन लेगा? और इसका जवाब नितिन जी से ले लेंगे। और दूसरी तरफ सड़क मार्गों में भी इस सरकार का असंवेदनशील रवैया है। पिछले दिनों बॉर्डर में एक बुजुर्ग की इस असंवेदनशील सरकार के लचर व्यवस्था के चलते हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल सर, वही तस्वीर दोबारा सामने न आए, इसीलिए इस मुद्दे को उठाया गया है। ट्रेन पर सवाल इसीलिए किया जा रहा है कि यदि व्यवस्थाएं पर्याप्त की जाएंगी तो जो मजदूरों की मौत हो रही है वो नहीं होगी। भंसाली जी जवाब दीजिए कि आखिर स्वीकृति नहीं दी जा रही तो क्या कारण है इसके पीछे? स्वीकृति नहीं दी जा रही है, इसका कारण तो घोरमोड़े जी अभी बोल रहे थे बड़े जोर जोर से, वो बताएंगे क्यों नहीं दी जा रही है। आज इस विषय में पीयूष गोयल जी ने ट्वीट करके खुद के पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी है। अगर ये ट्वीट नहीं करते तो ये चीज आज शायद हम लोग इस बात पर डिस्कस नहीं करते होते। और हम ये बार-बार कहते हैं कि वो पत्र लिखते, अरे पत्र लिखने से इनको क्या फर्क पड़ता है मुझे बताइए। 30,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज मांगा था, 1 रुपया नहीं दिया, ये बोलते हैं कि पत्र लिख रहे हैं। अरे पत्र नहीं लिखे तो क्या करें भैया? आज प्रदेश भैया मुख्यमंत्री है, वो पत्र लिखेंगे, वो मांगेंगे
अरे हमारे दिगर राज्यों के अंदर में आप डाटा बता दीजिए और बिना डाटा के या बिना मजदूरों की संख्या के अनुसार और मान के चलिए एक एक करके ठीक है ठीक है सर, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। बीजेपी डाटा मांग रही है और यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस मांग कर रही है। उचित शर्मा जी, आप ये बताइए, आप जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, क्या स्थिति आपको राष्ट्रीय राजमार्ग पर नजर आती है? मुख्यमंत्री जी को ठीक है सर, ठीक है, उपलब्ध कराने का लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उस पर या छत्तीसगढ़ सरकार ठीक है उमेश जी, नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं, एक नया आरोप लगा रहे हैं, खुद का तो खुद के पलड़े में खुद के गिरेबान में तो झांक नहीं रहे। चलिए ठीक है उमेश जी और नितिन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। जो यहाँ पर शर्मा जी युद्ध लड़ रहे हैं, बंसाली जी ठीक है, अधिकारी है, कर्मचारी है। शर्मा जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, मजदूरों के लिए क्या प्रयास करने चाहिए आपकी नजर में? क्या कुछ माफी मांगनी चाहिए उनको, मजदूरों के लिए क्या कुछ प्रयास करने चाहिए यहाँ पर? शर्मा जी और झूठ बोलने की पूरी इनको ट्रेनिंग दी जाती है। बंसाली जी मैं सवाल करूं? जी सवाल कीजिए, सुनील जी बोलिए। शर्मा जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर पर आप नजर आते हैं, सड़कों पर उतरकर मजदूरों के लिए आप काम करते हैं, क्या वस्तु स्थिति वहां पर नजर आती है? हमारे दोनों ही मेहमानों को बताइए। राजनीति तो मजदूरों के ऊपर की जा रही है, लेकिन कोई उस जान की नहीं सोच रहा है जिसको हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी मौत हो जाती है, अपने परिवार को लेकर जो भूखा प्यासा सड़कों पर चल रहा है, उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, जहां तक ये बात है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां हैं, इसी तरीके से जिस प्रकार से आपने देखा, इसी तरीके से ये लड़ रही है। हकीकत ये है कि ग्राउंड जीरो पर खड़े होकर कोई काम नहीं कर रहा है, और जो सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं जो केवल और केवल एफबी के लिए और फेसबुक के लिए और सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, कि केवल वाकई जो कुछ काम होना है वो जमीन में जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। धरातल में भी अब चाहे पुलिस वाले हो चाहे अधिकारी हो, इतने थक चुके हैं इस कोविड-19 में कि वो पूरी इंटेंसिटी से काम नहीं हो रहे। संसाधनों की कोई कमी नहीं है भूपेश सरकार या कांग्रेस सरकार में, मुझे जो लगती है, मगर इच्छा शक्ति की कमी जरूर नजर आ रही है। बॉर्डर पे लोग लटके हुए हैं, रायपुर में पूरे मजदूर आके बैठे हुए हैं, रात के पूरे मूवमेंट करते हैं, ना तो उनको कोई चेक करने वाला है, ना कोई उनको मेडिकल हेल्प देने वाला है, ना तो कोई उनके बच्चों को कोई पूछने वाला है। लगातार मजदूर यहाँ पे साइकिल से या पैदल चलते नजर आ रहे हैं, मगर सरकार की तरफ से मैं चाहूंगा कि जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, जिसके कारण कई हो सकते हैं। चाहे अधिकारी थक चुके हैं, उनकी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है, या उनको उनकी जवाबदेही खत्म हो चुकी है, तमाम ऐसे कारण हो सकते हैं, लेकिन संसाधनों की कोई कमी नहीं है। लोग यहाँ पे परेशान, मजदूर परेशान जरूर है, 800 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, मगर ये दोनों ही पार्टियां अपने राजनीतिक दायित्व को नहीं निभा पा रही है। विपक्ष की बात है तो विपक्ष को भी जितना सहयोग करना चाहिए सरकार को, ये महामारी फैली हुई है, कोई राजनीति करने का जरिया नहीं है। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए, ये सही वक्त है क्या राजनीति करने का? क्या यहाँ पे कोई विवाद चल रहा है? क्या आप संसद में बैठे हैं, क्या आप विधानसभा में बैठे हैं? ऐसे समय तो आपको कंधे से कंधा मिला के मुख्यमंत्री के साथ खड़े होना चाहिए। वहां आप कटाक्ष कर रहे हैं, वहां आप एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, वहां एक दूसरे के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल सर, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है इस मुद्दे पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। यदि कुछ करना ही है, यदि कुछ करना ही है तो जमीनी स्तर पर उतरकर काम करना चाहिए। केवल वोट लेने की सोच सकते हैं मजदूरों के लिए। ठीक है बंसाली जी, मेरा सवाल आपसे ये है, अब क्या कुछ रास्ता बच रहा है मजदूरों के लिए? भूपेश सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे? लड़ाई में आप देखें अन्य राज्यों में, यहाँ पर एक भी व्यक्ति की न डेथ हुई है न उतने मरीज है, क्योंकि उमेश जी वीडियो में क्लियर नजर नहीं आ रहा है, नीचे कर लीजिए फोन आप। को भाप लिया गया था, और आप देखिए जनवरी से ही लगातार सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार की गई कि आज अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश कोरोना से लड़ाई में यदि सुरक्षित है, अरे ये क्या बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की और बाकी इनके राज्यों की मैं बात करूंगा तो इनके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। क्या त्यागी ट्रेनें चलिए साहब उत्तर प्रदेश में, बिहार। आप मुझे छत्तीसगढ़ का डेटा दे दीजिए, छत्तीसगढ़ के लिए क्या कर रहे हैं आप? मध्य प्रदेश उमेश जी केंद्र में तो आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, क्या कर रहा है मजदूरों के लिए? उमेश जी केंद्र में आपकी सरकार है तो बताइए ना क्या कर रहे हैं मजदूरों के लिए? एक एक करके पत्र लिखवा दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी से। अरे आप पत्र की बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए ना आपकी सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है? केंद्र में आपकी सरकार है, क्या कर रहे हैं जमीनी स्तर पर आप लोग? जुमला कर रहे हैं केंद्र में इनकी सरकार बैठकर।
देखिए सुनील जी, लगातार राज्यों का सवाल है, राज्यों के कोऑर्डिनेशन का सवाल है, आपकी मांग आई है लेकिन आप स्वीकृति नहीं देंगे, दोहरा चाल चरित्र और चेहरा यहां पर लेकर के आएंगे और केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाएंगे। तो इस प्रकार का दोहरा चाल चरित्र और चेहरा यहां पर कांग्रेस का नहीं चलने वाला है और प्रदेश में भी कमोबेश वही हालात हैं। आप किस प्रकार के हालात बना के रखे हैं, आप किस प्रकार की असंवेदनशीलता यहां पर दिखा रहे हैं। टिकट राज्यों से आ रहे हैं मजदूरों को आप माल वाहन में जबरदस्ती ठूस करके ट्रेन तो बोल रहे ना सर, एक तरफ दुर्घटना, सरकार तो बोल रही है कि हमें ट्रेन ला के दो, तो मजदूर को ट्रेन के माध्यम से लाएंगे, लेकिन ट्रेन उतनी नहीं आ रही है जितनी ट्रेन आनी चाहिए। ट्रेन 14 आ रही है, मांग की गई है 30 ट्रेनों की। ट्रेन में किया गया है, एक बोगी में 52 लोगों को बैठाया गया है, लेकिन जो यहाँ से बस की व्यवस्था की गई है क्वारंटाइन सेंटर में भेजने के लिए, एक एक सीट में 5-5, 4-4 लोगों को बिठा करके भेजने वाली उमेश जी, कुल मिला करके उमेश जी, यदि इतनी ही चिंता आपको हो रही है तो ये बताइए कि आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। यदि आपको मजदूरों की इतनी चिंता है तो आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। टीम कर रही है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, बात फिर ट्रेनों की देने की बात, ट्रेनों की व्यवस्था की गई है, 1200 से अधिक ट्रेनों को रिजर्व में रखा गया है। हमारे रेल मंत्री यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कितनी ट्रेनें आएंगी सर, ये बता सकते हैं आप सामंजस्य स्थापित करिए दूसरे राज्यों से। सर ये सामंजस्य स्थापित करने का वक्त है उमेश जी। हजारों मजदूर हर वक्त सड़कों पर चल रहे हैं और आपका ये कहना है कि सामंजस्य स्थापित करिए, क्या आपको ये ठीक लगता है। हजारों मजदूर सड़कों पर चल रहे हैं सर और आप ये कह रहे हैं कि सामंजस्य बनाओ। क्या सामंजस्य नहीं बनेगा तो ट्रेनें नहीं पहुंचेंगी। देखिए सुनील जी, अगर आप स्वीकृति नहीं देंगे, मैंने पहले ही गुजरात का उदाहरण दिया कि गुजरात में छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होने वाली 2 ट्रेनों को किस प्रकार से स्वीकृति के अभाव में मजदूर भाइयों के बैठने के बावजूद भी घंटों रोक दिया गया। तो इस बात की जवाबदारी 2 घंटों का एक हुआ होगा तो इनकी वहां पर गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही थी, मैं इनसे पूछता हूं। ये खुद अपने मुंह से अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि गुजरात में मजदूर जब वहां बैठे थे, अरे आप तो उनकी ये हालत थी, आपकी सरकार क्या कर रही थी, हमारी सरकार में। चलिए सर एक बात मुझे ये बताइए, यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करते तो आखिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति क्यों की जा रही है, क्यों हमारा मुद्दा भटक जाता है। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, शर्मा जी बात का जवाब दे दीजिए। ठीक है शर्मा जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, स्वीकृति की बात बीजेपी के द्वारा लगातार की जा रही है, लेकिन यदि हम बात करें स्वीकृति की इतनी समस्या सामने आ रही तो प्रदेश सरकार आखिर मांग क्यों रखती है फिर। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 30 ट्रेनों की मांग की गई थी, नगद राशि भी जमा कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 14 ट्रेनें यहां पर आई हैं। सर वक्त की मेरे पास कमी है, इसलिए मुझे इस खास चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। आप तीनों महानुभाव हमारे साथ यहां पर आए और स्टूडियो में जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो करोड़ों रुपए की राशि जमा कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कहा यह जा रहा है कि यदि हम मजदूरों की बात करते हैं तो आखिर उस मजदूर का क्या होगा जो कि सड़कों पर इस वक्त चल रहा है। रोज हर दूसरे दिन मजदूरों के मरने की खबर आती है, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्य विपक्षी दल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। यहां पर हमें यह चाहिए कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से हम बाहर निकले और उन मजदूरों की सेवा करें, उन मजदूरों को उनकी घर वापसी की राहें आसान करें जो इस वक्त मुश्किल नजर आ रही हैं। इसी के साथ गुहार छत्तीसगढ़ में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।